आकाशवाणी है, धरती का बेटा। भैया, मैंने आपकी और डॉक्टर की बातचीत सुन ली है। मेरा ऑपरेशन होगा ना? हाँ हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। भैया, मुझे चिंता अपने होने वाले बच्चे की है। भैया, मुझे वचन दो। वचन? कैसा वचन? अगर मैं मर गई तो? जी जी, ये क्या कह रही हो? ऐसी अशुभ बात? भैया, वचन दो कि अगर मैं मर गई तो तुम मेरे बच्चे को उसके बाप के साथ गांव के नरक में नहीं भेजोगे। जी जी। उसे अपने पास यही शहर में रखना, उसे गोद लेकर अपने बच्चे की तरह पालना, लिखाना, पढ़ाना। भैया, मैं नहीं चाहती कि वो बड़ा होकर अपने बाप की तरह गांव में किसी के खेत का मजदूर बने। जीजा जी, अब सब्र से काम लीजिए। इस तरह रौनक होने से वो मरने वाली वापस तो आएगी नहीं। मैं तो हर तरह से लुट गया। घरवाली को भगवान ने छीन लिया और उसकी निशानी इस बच्चे को तुम छीन रहे हो। जीजा जी, मैंने अपनी बहन को जो वचन दिया था वो तो निभाना ही होगा। अब आप खुद ही सोचिए, बच्चे को गांव ले जाके आप मेहनत मजूरी करते हुए कैसे पाल सकेंगे? आप खुशी खुशी इसे मेरी झोली में डाल दीजिए। आज से मैं ही इसका बाप हुआ। धरती का बेटा। प्रस्तुत है नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री B.S. शिंदे के इस मराठी नाटक का हिंदी रूपांतर। श्री शिंदे मराठी के प्रबुद्ध और यशस्वी युवा नाटककार हैं। तो सुनिए उनका यह नाटक धरती का बेटा। देवा, अरे ओ देवा, वो बंदूक साफ करने का तेल कहाँ रख दिया तूने? जरा ला तो। सरकार, आज सुबह सुबह बंदूक क्यों साफ की जा रही है? शिकार विकार पर जाने का इरादा है क्या? हाँ रे, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। खिंदबाद के जंगल में एक शेर ने उत्पात मचा रखा है। कई मवेशियों को खा चुका है। अब उसके मुंह इंसान का खून लग गया है। सोचता हूँ जाकर उसका तिया पांचा कर ही दूं। हिम्मत सिंह जी साथ जाने होंगे आपके? क्यों नहीं, मित्र के बिना भला शिकार का क्या मजा? सरकार, हिम्मत सिंह जी आपके मित्र तो है, लेकिन अन्नदाता सरकार। ये कौन चिल्ला रहा है हवेली के दरवाजे पर? आवाज तो ये अपने खेत मजदूर संपत की जान पड़ती है सरकार। हाँ, ठीक मौके पर आया है संपत। लेकिन ये बाहर दरवाजे पर क्यों रुका खड़ा है? सरकार, आप शायद भूल गए, ये संपत अछूत है और बुआ जी का हुक्म है कि ये कभी भी हवेली के अंदर पांव न रखे। अच्छा अच्छा, जीजी तो आज बाहर गई हुई है। तू संपत को यहीं अंदर बुला ला। जी बहुत अच्छा। जमाना बदल गया, लेकिन मेरी ये जीजी जरा भी नहीं बदली। अब भी इस पटेल घराने की पुरानी रीत चला रही है।
मुझसे बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं पाँव कि... लागू अन्नदाता। क्यों रे संपत, हवेली में आने को इतना डर क्यों रहा था तू? प्रकाश, मैं भला हवेली के अंदर कैसे आ सकता हूँ? 20 और 4 साल हुए मुझे इस घर का अन्न खाते, लेकिन मजाल है हवेली में मैंने कभी पांव तक भी रखा हो। सरकार, मैं अपनी औकात जानता हूँ। आज सरकार ने कहा तो लाचार होकर पहली बार अंदर आना पड़ा, लेकिन अब भी डर रहा हूँ कि कहीं बुआ जी को पता चल गया तो... अच्छा अच्छा, अरे हाँ, अभी लगा जैसे तू लंगड़ा रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं सरकार, वो बाहर वो... खेत का क्या हाल है? अन्नदाता, आपके हुक्म के अनुसार दिन रात खेत पर पहरा दे रहा हूँ। गन्ने की फसल के चारों तरफ मेरे समेत 4 मजदूर रात भर गश्त लगाते रहते हैं मालिक। कोई बनेला जानवर पकड़ में नहीं आया? नहीं, कैसे आता अन्नदाता? कल रात उसका खेत की मेड़ पर ही सफाया कर दिया, गन्ने तक उसे पहुंचने ही नहीं दिया मालिक। क्या कोई सुअर था? हाँ मालिक, इतना जरूर हुआ कि भाग दौड़ में 4-6 पौधे टूट गए, मगर गन्ने की फसल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो क्या तूने सुअर को मार डाला? हाँ सरकार। अरे, निहत्थे ही मार डाला? अरे पगले, मुझे बुलाया होता, मैं अपनी बंदूक लेकर फौरन वहां पहुंच जाता। उतना वक्त नहीं था अन्नदाता। लेकिन संपत, तुम में से किसी को चोट तो नहीं आई? लगी तो थी अन्नदाता, पर ज्यादा नहीं। जांघ पर थोड़ी खरोंच आ गई थी, उसके दांत चुभ गए थे, खून बहने लगा तो ज्ञानू चाचा ने कोई पट्टी घिसकर लगा दी और मालिक ये पट्टी बांध दी। अरे इससे जख्म थोड़ा ही भरेगा, तू तुरंत शहर जा, सरकारी डॉक्टर होगा वहां, वो तुझे इंजेक्शन लगा देगा। देवा, काशीराम से गाड़ी लाने को बोलो। लेकिन सरकार, काशीराम यहाँ है कहाँ? वो तो बुआ जी को सुबह अमराई ले गया है। हाँ हाँ। अरे संपत, तू यहाँ तक कैसे आया था? पैदल आया था अन्नदाता। तेरा पैर तो सूजा हुआ है। तो क्या हुआ सरकार, दांत ही तो लगा है, 2 दिन दर्द करेगा फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। न डॉक्टर चाहिए न दवा, आप बिल्कुल फिक्र न करें सरकार। ये कैसे हो सकता है संपत? तुम्हारी फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम अपना खून पसीना बहाकर हमारे खेतों में काम करते हो, मिट्टी से सोना उगाते हो, और हम तुम्हारी ही फिक्र न करें? जा, तू पहले अस्पताल चला जा। देवा, इसके लिए गाड़ी का बंदोबस्त करो। देवा, अरे ओ देवा, सखाराम, अरे कोई है या नहीं? ये गंदगी किसने की हवेली के बड़े दरवाजे के आगे? कहाँ मर गया ये देवा? अरे ओ देवाराम, ओ देवा! भगवान, आप बुरा फंसा में, वो गंदगी मैंने ही की है। गंदगी? कैसी गंदगी? मैं वो शिकार किया हुआ सुअर ले आया हूँ। बैलगाड़ी में डालकर लाए थे? बैलगाड़ी थी कहाँ अन्नदाता, वैसे ही कंधे पर डालकर ले आया। संपत, अरे संपत, तू पागल तो नहीं हो गया? पैर पर सूजन है तेरे, और तू 4 मील तक इतना बोझ ढोकर लाया? कहाँ है वो संपत्तियाँ? संपत्तियाँ है कहाँ? मैं अब जीता नहीं बचूंगा। बोलिए मालिक, बोलिए, उस मरे हुए सुअर का क्या करूं? मदारी लोग उसके 25 रुपए दे रहे थे। मदारी को क्यों देते हो? तुम ही सब मिलकर खा डालो। नहीं नहीं माई बाप, नहीं, सुअर के मांस को हम छूते तक नहीं, बड़े बूढ़ों की लगाई हुई पाबंदी है। तो फिर जैसा चाहो करो। क्यों रे ओ संपत्तियाँ, इस घर का नमक खाकर मगरूर हो गया है क्या? हवेली के अंदर कदम रखने की तूने हिम्मत कैसे की? बुआ माँ जी, लाज शर्म है या नहीं तुझे? बुआ माँ जी, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है, सरकार ने जबरदस्ती मुझे अंदर बुलवाया। सरकार तुझे कुएं में गिरने को कहेंगे, गिरेगा तू? कल से वो अपनी लड़की तेरे लड़के से ब्याहने की बात करेगा, मानेगा तू? राम राम बुआ माँ जी, ये कैसे हो सकता है? कहाँ सोना और कहाँ कथीर, इनमें भला मेल कैसे हो सकता है? ये यहाँ जो सीढ़ियाँ बनाई वो किस लिए है? हर एक को अपनी मर्जाद पहचान कर रहना चाहिए। इतना समझता है तो तू सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर क्यों आया? और क्यों रे, वो गंदगी दरवाजे के सामने क्यों की तूने? पहले उठा तू उसे वहां से और यहाँ से चलता बन। अभी हटाता हूँ बुआ माँ जी। राम राम, अम्बा माता का प्रसाद लेकर लौटी तो सुबह सुबह दरवाजे पर गंदगी के दर्शन हुए। ओहो, अब फिर से नहाए बिना भगवान की पूजा कैसे कर पाऊंगी?
अरे इन लोगों ने तो सारे धर्म कर्म को तिलांजलि दे दी, लेकिन हम थोड़ा ही ऐसा कर सकते हैं। देवा, मेरे नहाने की तैयारी कर। अरे हाँ सखाराम, बेबी सरकार का कोई पत्र, कोई समाचार आया क्या आज की डाक से? किसका? बेबी सरकार का? अरे हाँ जी, मेरी बेटी की चिट्ठी आई है। इम्तिहान खत्म हो गया उसका, तो फिर वहां रुके क्यों है? उसकी कोई सहेली साथ आने वाली है, कल परसों तक यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन जीजी, हम तो आज खिंडबाद जा रहे हैं। कोई विशेष काम है? विशेष ही समझ लो, शिकार के लिए जा रहे हैं हम। हद हो गई। अरे तेरी इकलौती बेटी पूरे 2 साल बाद घर लौट रही है और तू शिकार के लिए जा रहा है। स्नेह, प्रेम, ममता है या नहीं तुझ में? अरे जीजी, तुम जो हो यहाँ उस पर अपना स्नेह प्यार करने के लिए। उसकी माँ के मरने के बाद तुम्ही ने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारे रहते हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? सो तो ठीक है रे सखाराम, लेकिन तेरी बेटी यहाँ पहुँचते ही सैकड़ों सवाल पूछकर मुझे हैरान करेगी। अगर वो पप्पा जी कहाँ गए हैं पप्पा जी, ऐसे सवाल पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी रे? पिछले महीने तुम शहर गए, तब उससे मिले तक नहीं, तो उसने अपनी चिट्ठी में इसके लिए तुम्हें कितना लताड़ा। हाँ, मैं उससे मिल नहीं पाया था, वक्त ही नहीं मिला। यहाँ आने पर उसे समझा दूंगा। ठीक है। और हाँ, तुम लोग जा कब रहे हो? थोड़ा नाश्ता पानी दे दूंगी साथ में। दोपहर को जाने की सोच रहे हैं। संपत वगैरह भी साथ जाने वाले हैं, उनके साथ जो देना हो दे देना। मैं पंचायत के दफ्तर में जा रहा हूँ। बुआ जी, ओ बुआ जी। कौन है भाई? मैं हूँ बुआ जी, रघुनाथ मास्टर। क्यों रघुनाथ, कैसे आए थे? अरे आप बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है। कौन आया है भाई? अरे बेबी, तू कब आई बेटा? बस अभी आई हूँ। पैर छूती हूँ बुआ जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। देवी, इन्हें नहीं पहचाना मैंने? मैं परिचय कराती हूँ। ये है सतीश। इनसे मेरा परिचय बस में हुआ। एक्सप्रेस चूक गई थी ना, इसलिए एसटी से आई। बस स्टैंड पर उतरी तब ये इधर आने के लिए निकल रहे थे। बैलगाड़ी की तलाश में थे। हमने मिलकर ही बैलगाड़ी किराए पर ली और इकट्ठे ही यहाँ पहुंचे। आओ सतीश, मैं तुम्हें मेहमानों का कमरा दिखा देती हूँ, नहाने का इंतजाम भी कर देती हूँ। मास्टर साहब। हाँ बेबी सरकार। आप इनका असबाब ऊपर पहुंचवा दीजिएगा। अरे मैं अभी ऊपर रखवा देता हूँ। आइए सतीश जी, चलिए। कहाँ? आइए ऊपर की मंजिल पर। आइए आइए आइए। सतीश जी, ये हवेली बहुत पुरानी है मगर है मजबूत। आइए आइए, जरा धीरे धीरे आइए। आइए चलिए। बेबी जी, बुआ जी, ये है कौन? यहीं का है क्या? किसके यहाँ आया है ये? एक बार में कितने सवाल पूछोगी बुआ जी? सफर से बहुत थक गई। पहले मैं नहाती हूँ, उनके नहाने का प्रबंध करती हूँ, तब तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन ये किसकी हवेली है, ये तो उसे बताया ही होगा। ये सब मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं थोड़ी चाय पिलवाइए ना बुआ जी, मैं अभी आ रही हूँ। एकदम पसंद है बुआ जी। सुनिए, हमें तो लड़का एकदम पसंद है। कौन सा लड़का पसंद है मास्टर साहब? अरे यही जिसे अपनी बेबी सरकार ने चुना है। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप हमारी हंसी उड़ा रहे हैं क्या? सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अरे ये बात नहीं है बुआ जी, आपको तो मेरी हर बात से गलतफहमी हो जाती है। मैं तो ये कहना चाहता था कि बेबी सरकार के साथ आया हुआ ये सतीश नाम का जो युवक है ना, वो बड़ा होशियार है, एकदम भला मानस है। सो कैसे? अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो बुआ जी सिर्फ चेहरा देख के भाप जाते हैं। इसने तो हमसे बातें भी की हैं। बातें की? किस बारे में? अरे खास किसी मामले में नहीं, बस ऐसे ही बातें की। ये सतीश बाबू जो है ना, ये तो ठहरे वकील, यही उनका पेशा है। ओह, तो वो वकील है? हाँ बुआ जी, वकील हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया है, एडवोकेट हैं। एडवोकेट है तो क्या हुआ, एडवोकेट और वकील में कोई फर्क नहीं होता। मुझे पता नहीं, मगर लड़का वो बहुत अच्छा है बुआ जी।
हमें तो एकदम पसंद है। वाह 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 वाह, क्या बातचीत का ढंग है भाई, वाह वाह। नम्रता और विनय के बारे में तो कहना ही क्या, मुझे तो आप करके बुला रहा था। आप बुआ जी कुछ भी कहें, मगर अपनी बेबी सरकार है बड़ी तकदीर वाली। तुम फालतू बातें बहुत करते हो रघुनाथ। हैं? फालतू बातें? और नहीं तो क्या। हमारी बेबी शहर से आ रही थी, ये बंबई से आ रहा था। संजोग से एसटी में दोनों की मुलाकात हुई, परिचय बढ़ा। अच्छा अच्छा। वो हमारा मेहमान है और उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं आप। यहाँ कहा सो कहा, बाहर कहीं ऐसी बातें ना करना, समझे? हाँ हाँ हाँ, समझ गया बुआ जी। मैं क्या इतना भी नहीं समझता? बुआ जी। लो, बेबी शायद इधर ही आ रही है। उसके लिए चाय बनाना तो मैं भूल ही गई। रघुनाथ, तुम यहीं ठहरो, मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। बुआ जी। मास्टर साहब, बुआ जी कहाँ हैं? रसोई घर में है, चाय तैयार कर रही। चाय अब तक बनी ही नहीं। अरे बस बनी ही समझ लीजिए बेबी सरकार। वाह वाह वाह, क्या सुगंध आ रही है। बड़ी तेज नाक है आपकी मास्टर जी। सिर्फ चाय के मामले में ही है। एक बार क्या हुआ बेबी सरकार? क्या हुआ, इसका मुझे कैसे पता होगा? देखिए, ताना ना मारिया। ताना मैं क्यों मारूंगी? इसलिए कि हमने आपके बारे में बुआ जी को सब कुछ बता दिया। हा? क्या बता दिया आपने बुआ जी को? अजी यही आपका सब कुछ। मेरा मतलब है आपके मन की बात, दिल का राज। लेकिन मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा। वाह 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 बेबी सरकार, कहने की क्या जरूरत है, हम समझ नहीं सकते क्या? हम सब जान चुके हैं। आप एक मास्टर हैं, इतना ही मैं आपके बारे में जानती थी। लेकिन आप किसी के दिल का राज भी समझ सकते हैं, ये मैंने आज ही जाना। बुआ जी से कुछ ऐसी वैसी बातें तो नहीं की आपने? अरे नहीं बेबी सरकार, मुझे आपने पागल समझ रखा है क्या? मैंने तो बुआ जी से बस इतना सा कहा कि हमें लड़का पसंद आया। लड़का? कौन सा लड़का? यही लड़का जिसे आपने चुना है। मास्टर जी, आप होश में हैं? आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये पता है आपको? बेबी सरकार, देहातों में रहकर आप लोगों के दिमाग खराब हो गए। युवक युवतियों को साथ देकर आपको शक होने लगता है। मैं एक बार फिर आपको सूचना देती हूँ, मेरे साथ आया हुआ ये युवक बड़ा भला आदमी है, बंबई रहता है, पेशे से वकील है। मेरी और उनकी मुलाकात एसटी में हुई। बातचीत के ढंग से वो मुझे भले आदमी जान पड़े। अपने गांव आ रहे थे, इसलिए मेरी उत्सुकता बढ़ी। बातचीत के दौरान पता चला कि वो यहीं के हैं। बचपन में अपने मामा के साथ बंबई चले गए। अब वकालत पास करके पहली बार अपने पिता से मिलने अपने गांव आ रहे हैं। यही सोचकर अपने साथ यहाँ ले आई। इतनी सी बात मास्टर जी, मगर आपने उसका बतंगड़ बना दिया। किसका लड़का बताया तुमने? वो अपने खेत पर मजदूरी करते हैं ना बुआ जी, वो क्या नाम, संपत का। हाय और ये सब जानते हुए भी तुमने उसे हवेली में अंदर आने दिया? बुआ जी, उसके नहाने खाने का यहाँ इंतजाम किया, मुझे चाय बनाने के लिए कहा। बुआ जी, बेबी बेबी, तुम्हें कुछ लाज शर्म है या नहीं? इसमें शर्म आने की क्या बात है? नाच पीटी सब कर धर के मुझसे ही जवाब तलब कर रही है। सब बिगड़ती क्यों हो बुआ जी? ऐसा मैंने क्या किया है? क्या किया है? हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी, बाप दादा के नाम पर कालिक पोती, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। बुआ जी, आप भले ही ऐसा सोचती रहें, मुझे ऐसा नहीं लगता। तेरे लगने ना लगने से क्या होता है? तुझे अपनी इस गलती का फल जिंदगी भर भोगना होगा, जिंदगी भर भोगना होगा, जिंदगी भर। लेकिन मुझे मेरी गलती तो बताइए ना। अभी तुम्हें अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सब गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे, जात बिरादरी वाले हमें जाति बाहर कर देंगे, सबके साथ हमारा उठना बैठना बंद हो जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी गलती का। गांव वाले हमारा बहिष्कार क्यों करेंगे? क्यों? किस लिए? यही सब तू सीखी है ना उन सुधारकों के कॉलेज में जाकर। मैं तो सखाराम से पहले ही कह रही थी कि इसे वहां पढ़ने ना भेज। लड़की मैट्रिक पास हो गई, बहुत हो गया, उसे कॉलेज में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। अब देखो अपनी इस लाडली के कर्तव्य। बुआ जी, तुम मुझे कितना भी बुरा भला कह लो, लेकिन मैं कर्मवीर भाऊराव जैसे समाज सुधारक के बारे में तुम्हें कुछ ना कहने दूंगी। वो कॉलेज उनकी अमर कीर्ति का प्रतीक है, उन्हें दोष ना दो। इन 4 वर्षों में कितनी बदल गई है तू बेबी। अपना खानदान, अपनी जात बिरादरी, अपना नाम, इज्जत, सब कुछ भूल गई तू? भूली नहीं बुआ जी,
लेकिन इन 4 सालों में उसका तत्व मैं समझ गई। चुप रह, मैं एक शब्द भी आगे नहीं सुनना चाहती। बचपन में तेरी माँ चल बसी, सखा राम तुझे सीने से लगाकर रोता रहता। उसने तेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर में तेरी सौतेली माँ नहीं लाया। उसके इन एहसानों का बदला तू इस तरह से चुका रही है। वाह! लेकिन ऐसा मैंने क्या किया है बुआ जी जो तुम मुझे तक कोस रही हो? क्या नहीं किया है तूने बेबी, ये बता तू। सड़क पर का एक मामूली फटेहाल आदमी, वो भी नीच जाति का, उसे तू हाथ पकड़कर हवेली में ले आई, उसके रहने खाने का इंतजाम किया, मुझे उसके लिए चाय बनाने का हुक्म दिया। ये क्या कम हुआ? बुआ जी, सतीश जैसे भले आदमी को जो वकील है, अपने खेत में काम करने वाले संपत का बेटा है, तुम मामूली और फटेहाल आदमी समझती हो? कौवा अगर मोर का तुर्रा लगा ले तो वो मोर नहीं कहलाता बेबी। बुआ जी, उससे कह दो कि वो तुरंत यहाँ से चलता बने, नहीं तो मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगी। बुआ जी, मैं आपके घर में जबरन नहीं घुसा हूँ जो आप मुझे धक्के मारकर बाहर निकालें। आपकी लाडली भतीजी मुझे बड़े प्यार से आग्रह पूर्वक यहाँ लाई है। मेरे यहाँ आने से इतना होहल्ला मच जाएगा, इसकी मुझे जरा भी कल्पना होती तो मैं यहाँ कभी कदम न रखता। बुआ जी, मेरे आने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। आपका खैर, आपका स्वागत, आप लोगों को मुबारक हो। मैं चाहता हूँ। बेबी सरकार, इजाजत दो। कहाँ जाओगे सतीश? कहाँ रहोगे? मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। वो हमारे खेत पर मजदूरी करते हैं, उनका कोई घर नहीं है। हमारे यहाँ से जो कुछ मिल जाता है उसी पर अपना गुजर बसर करते हैं। हमारा दिया फटा पुराना ओढ़ते हैं और मवेशियों के तबेले में सोते हैं। अच्छी बात है, मैं भी वहीं सोऊंगा। बुआ जी की भाषा में कहें तो मुझ में और ढोर डंगर में फर्क ही क्या है? सतीश, बुआ जी की बातों का ध्यान करके दिल छोटा ना करो। तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के साथ शिकार के लिए गए हैं। उनके लौटने तक तुम यहीं रहो, उसके बाद चाहो तो चले जाना। हाँ, मैं अब 1 मिनट भी इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल निकल यहाँ से, कल मुहा कहीं का। बुआ जी, आपने इनकी शान के खिलाफ कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। रहे तो हम दोनों यहीं रहेंगे, वरना दोनों यहाँ से बाहर चले जाएंगे। चलो सतीश, हम अपने खेत पर चले चलते हैं। बेबी, बेबी, बेबी। क्यों रे देवा, तू अकेला लौटा? बेबी कहाँ है? बेबी सरकार अपनी किसी सहेली के यहाँ गई होंगी शायद। तो जीजी जो कह रही हैं वो सब झूठ था। मैं क्या कह सकता हूँ, वो आए तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। लेकिन सरकार, पहले आप नहा धोकर भोजन कीजिए। आज शिकार से थके मांदे लौटे हैं, पहले थोड़ा आराम कर लें, तब मैं शांति के साथ सब कुछ सुनाऊंगा आपको। नहीं देवा, पहले मुझे बता, बेबी कहाँ गई है? बोल। तू खामोश क्यों खड़ा है? तेरी जबान को लकवा मार गया है? नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ। असल में बात यह है सरकार कि अपनी बेबी सरकार उन वकील साहब के साथ नातूपुर गई हैं। नातूपुर? वहां उनका क्या काम था? नातूपुर के खेत मजदूरों ने उन वकील साहब का सम्मान करने की ठानी है। मगर मैं पूछता हूँ, वहां बेबी सरकार का क्या काम था? वाह, उनका तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। वो तो उस सभा की सदारत कर रही है सरकार। कौन? हमारी बेबी सरकार? हाँ मालिक। सखाराम, अब तो मेरी बात का यकीन हुआ ना? यकीन अभी नहीं हुआ जीजी। एक गरीब लड़का वकालत की पढ़ाई पूरी करके लौटा है, इसलिए वो उसका सम्मान कर रहे होंगे। उस सभा की अध्यक्षता करने के लिए बेबी सरकार से कहा गया होगा। इसमें बुरा क्या है? एक वकील का सम्मान एक बीए पास लड़की की अध्यक्षता में हो रहा है, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती? असल में मालिक, वो आपको सभापति बनाना चाहते थे, लेकिन आप शिकार को चले गए थे, इसलिए मैंने ही बेबी सरकार का नाम उन्हें सुझाया और उन्होंने भी तुरंत हाँ कर ली। मगर तू अभी कहां से आया है? मैं सुबह से उन्हीं के साथ था। दोपहर को बैलगाड़ी तैयार कर दी, गांव की सीमा तक उन्हें छोड़ने गया था। तो क्या वो यहाँ से दोनों साथ ही गए? दोनों क्यों, उनके साथ 500 आदमी जय जयकार करते जा रहे थे। किसका जय जयकार कर रहे थे वो? अपने बड़े बड़े नेताओं का। देखा जीजी, नातूपुर में इतना बड़ा जलसा हो रहा है और हमारे हिम्मत सिंह जी अपना गांव छोड़कर लखनपुर में बैठे मौज मना रहे हैं। लखनपुर में क्या है? आज उर्स है वहां। उनका एक दोस्त रास्ते में मिल गया और उन्हें अपने साथ ले गया। उनके गांव में जलसा हो रहा है और ये गायब है। आप
आपने हिम्मत को याद किया और हिम्मत हाजिर है। तो हिम्मत सिंह के साथ मास्टर रघुनाथ जी आए हैं। आइए 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 मास्टर जी। कहो हिम्मत सिंह, कहाँ गायब हो गए थे? वाह, अरे मैं भला गायब कैसे हो सकता था? पता चलते ही मैं फौरन नाथोपुर पहुंचा। देखा तो अपनी बेबी वहां थी। मगर बेबी सरकार ने भाषण कितना बढ़िया दिया, सारी सभा सत्ते में आ गई। अच्छा। सब लोग उनका भाषण सुन के मंत्रमुग्ध नाग की तरह डोल रहे थे। अच्छा अच्छा। मास्टर जी की बात पर आप ध्यान न दीजिए। बेबी ने जो कुछ कहा वो सब एकदम छिछोरापन था। कुछ भी कहो, अरे हैं तो कॉलेज से निकले हुए ही, इन्हें अनुभव क्या है, तजुर्बा क्या है दुनिया का। खेत मजदूरों को उकसाने की, उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की उन्होंने। पटेल साहब, मेरी तो साफ राय है कि बेबी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इतना गुस्सा आया था कि घर होती तो एक तमाचा रसीद कर देता मैं उसे। ऐसा क्या कहा उसने? क्या नहीं कहा ये पूछिए। कहने लगी, हमारे घर में कुल मिलाकर 3.5 आदमी हैं और जमीन हमारे पास है 45 एकड़। इतने छोटे परिवार को इतनी जमीन की क्या जरूरत है? ये सब हमारी बेबी ने कहा? जी हाँ पटेल साहब। क्यों मास्टर साहब, अब आपकी आवाज क्यों बंद है? कहा था या नहीं उसने? हाँ सरकार, बड़े जोश खरोश के साथ उन्होंने भाषण दिया था। मास्टर साहब, जोश और खरोश की बात नहीं पूछी है आपसे। उसने क्या कहा था वो पटेल साहब को बताइए। हाँ हिम्मत सिंह जी, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ तो सरकार सुनिए। बेबी सरकार ने गरज कर कहा, दलित खेत मजदूरों और भूमिहीन किसान भाइयों, अब तुम्हारा दुख और संकट बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। देहात की ज्यादा भूमि आप लोगों को मिलेगी। आज तक आप लोगों ने भूखे नंगे रहकर इन सामंतों की सेवा की। अब आप लोगों को अपने हक, अपनी मिल्कियत की जमीन मिलने वाली है। आप उसमें अपनी मेहनत की खेती उगाइए और अपनी तरक्की करके नया इतिहास निर्माण कीजिए। सरकार आपकी सहायता के लिए आपके पीछे खड़ी है। सतीश जी जैसे नेता आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपकी रहनुमा है। इस मौके का फायदा उठाइए, अपना और अपने देश का भला कीजिए। सामुदायिक खेती शुरू करके आप सब अपना और अपने देश का हित साधन कीजिए। और भी कुछ सुनना है आपको पटेल साहब? आप ही कहिए, बेबी को ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अब यही देखिए, मैं अकेला आदमी हूं और मेरे पास 150 एकड़ बागात की जमीन है। कहिए मेरा क्या हाल होगा? अरे हिम्मत, ये बेबी थोड़ी शैतान है। बचपन से ही नटखट रही है, भावना में आकर बोल गई होगी, लेकिन वो हमारे खिलाफ थोड़ा ही जाएगी। सरकार गुस्ताखी माफ हो, मगर उस सभा में बेबी सरकार ने वैसी प्रतिज्ञा की है। कैसी प्रतिज्ञा? उन्होंने अपना सारा जीवन गांव के पददलित और भूमिहीन किसान मजदूर भाइयों के कल्याण के लिए अर्पण किया है सरकार। वो अपने सारे इलाके में सामुदायिक खेती और सहकारी पद्धति पर आधारित लघु उद्योग पर्व शुरू करने वाली है और इसके लिए अपनी आगे की पढ़ाई बंद करने वाली हैं। वो शायद अपने हाथों अपना सर्वनाश करने पर तुल गई है। उसकी जबान जरा ज्यादा ही लंबी हो गई है, उसे लगाम देना होगा। मैं तुझे शुरू से कहती रही कि लड़की की जात है, उसे इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत है। तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब उसकी पढ़ाई का एक एक करिश्मा देखते जाओ। देखो जीजी, इस तरह की प्रतिज्ञा करने के लिए वो अभी अपनी मालकी नहीं हो गई है। मुफ्त का खाने को मिल रहा है, इसलिए ये सब खेल चल रहे हैं। कल उसे घर से निकाल दिया और फाके करने की नौबत आ गई तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उसका भी इंतजाम बेबी सरकार कर चुकी है मालिक। मास्टर जी, मैं तो उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं मालिक। बिरजी गांव में एक हाई स्कूल खुलने वाला है, वहां बेबी सरकार अध्यापिका होंगी। राम राम, इस कुलच्छनी के एक एक ढंग तो देखो। जी उसे घर तो आने दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अरे आओ ना संपत काका, अंदर आओ। नहीं बेबी सरकार, आप जाओ अंदर। सरकार से मेरा पाँव लागन कहना। हाँ, अंदर चलकर तुम ही पाम लागन कहना। चलो ना, चलो अंदर। देखा पटेल साहब, उस संपत्तिया का हाथ पकड़कर बेबी उसे अंदर ला रही है। बेबी,
ये क्या लगा रखा है तुमने? छोड़ो उसका हाथ। बुआ माँ जी, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। बेबी सरकार मुझे अंदर घसीट लाई है। तो क्या हो गया उसमें? बेबी, बस करो ये बचपन और जाओ अंदर। पापा जी, ये आप कह रहे हैं? आपसे मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आगे एक शब्द भी बोली तो याद रखना। पिताजी। बोल, कहाँ गई थी तू? कहाँ थी इतनी देर तक? अन्नदाता, मेरा गुस्सा बेबी सरकार पर न उतारे। गलती मेरी है। मैंने हवेली की देरी में पाँव रखा है। सजा मुझे मिलनी चाहिए। उसके लिए मेरे मालिक इस बिन माँ की बच्ची पर नाराज न हो। तू चुप रह, हरामखोर कहीं का। मुझे सिखाने चला है। बिन माँ की हुई तो क्या हुआ? सड़क पर तो नहीं पड़ी हुई ना? संपत्तिया, तू यहाँ क्यों आया था? रात बहुत हो गई थी, इसलिए इन्हें अकेला छोड़ना मैंने ठीक नहीं समझा मालिक। इसलिए इनके साथ यहाँ तक चला आया। और तेरा वो कलमुहा सपूत कहाँ है? बुआ माँ जी, उसके बारे में ऐसे कुबोल क्यों निकालती हो? 25 साल के बाद बिछड़ा मेरा लाल मुझे मिला है। मेरी बेबी सरकार ने उसे मुझसे मिलवाया है। उसको देखकर मेरा मुरझाया हुआ दिल फिर से हरा हो गया। और हमारा दिल जलकर खाक हो गया। क्यों अन्नदाता, ऐसा कौन सा गुनाह किया है उसने? गुनाह? ये दुष्ट उसे हवेली में ले आई, उसे सीधा ऊपर ले गई। उसके नहाने खाने की खुद इसने तैयारी की। मुझे उसके लिए चाय बनाने को कहा। तो क्या हुआ? उसके यहाँ आने से हवेली की दीवारें जमी दोज हो गई या छप्पर ढह गया? बेबी, छप्पर ढह गया होता तो उसे फिर से दुरुस्त किया जा सकता था, मगर तुम्हारी इस करनी से हमारी गर्दन झुक गई। हमें नीचा देखना पड़ा। बेबी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ये सब बंद करना होगा। कल से तुम हवेली के बाहर नहीं जाओगी। मगर क्यों? किस लिए? हमारे खानदान की किसी स्त्री ने आज तक कभी ऐसा सवाल नहीं किया। ऐसे करती वो बेचारी सब गंवार, अनपढ़ और गरीब गायें जो थी। बेबी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। बंद करो जबान। अब वो नामुमकिन है पिताजी। मैं ये अन्याय हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेबी सरकार, बड़े बूढ़ों से भला ऐसी बातें करता है कोई? उनकी बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तू चुप बैठ संपत्तिया। हम लोगों की बातों में तू क्यों दखल देता है? बुआ जी, तुम उन्हें क्यों भला बुरा कह रही हो? उनकी बातों में आकर मैं कुछ कहूंगी करूंगी? इतनी दूधमुही बच्ची ना समझो मुझे। तो किसकी बातों में आ गई हो तुम? कौन सिखा रहा है तुम्हें? अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए टांगी हुई इन तस्वीरों के महापुरुष। इन्हीं महापुरुषों से शिक्षा ली है मैंने। पिताजी, जिन महात्मा फूले के पुण्य प्रताप से आज आप ये राज वैभव भोग रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये मैं सब कह रही हूँ। बेबी, नहीं होगा। बोल, नहीं होगा। मालिक, मालिक, अभी ना समझ है, उसे न मारिए, मारिए मत उसे। संपत, बीच बचाव करने के लिए आया तो याद रखना। छोड़, छोड़ उसे। मालिक, छोड़, छोड़, निकल जाए यहाँ से। बेशरम कहीं का, इसके सपूत ने ही हमारे घर में ये आग लगाई है। राम जाने उसने क्या पट्टी पड़ाई है इसे। बुआ माँ, ऐसी बात न करो माँ जी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बड़ा सियाना है वो। नाथूपुर में जब वो भाषण दे रहा था तो लोग खुशी से झूमते हुए तालियां बजा रहे थे। सब भेड़े हैं, भेड़े। तालियां पीटने के सिवा और करेंगे भी क्या? उन्हें भेड़े क्यों कहते हैं मालिक? उनमें कई अच्छे और बड़े लोग भी थे। उन लोगों ने मेरे बेटे को फूलों का हार पहनाया मालिक। अच्छे और बड़े लोग कौन थे रे? सुनो तो। नाथूपुर के डाकघर थे केदारी जी, सकपाल के दादा थे, बेलदारपुर के बाबा ओमकार थे। ओह, तो हमारे 7 जन्म के बैरी वहां इकट्ठे होकर तालियां पीट रहे थे। हाँ, और उनके हाथ में है ही क्या? सखाराम, पुराने बैर का बदला चुकाने के लिए हमारे दुश्मनों ने एक होकर ये चाल चली है। उन्होंने हमारी इस लड़की को भड़का दिया है। मैं तो कहती हूँ अभी से होशियार हो जाओ और इससे पहले कि कुछ हो इसकी फौरन शादी कर डालो। बुआ माँ, इसमें दुश्मनी की क्या बात है? मेरे बच्चे को नाक दोष न दो बुआ माँ। उसने कोई बुरी बात नहीं कही। बुरी बात नहीं कही, पर अच्छी बात कौन सी कही? यही कहा ना कि हमारी बाग वाली जमीनें हमसे छीनकर खेत मजदूरों में बांट दो। यही कहा ना उसने? ये झूठ है मालिक, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो ये हिम्मत सिंह और रघुनाथ मास्टर हमसे शराब के नशे में बोल रहे थे क्या? वो शराब के नशे में बोले या भांग के, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने जो कानों से सुना है वो आपको बता रहा हूँ। हाँ, उसने इतना जरूर कहा कि जिसके पास जमीन नहीं है उसे हम जरूर जरूर उसकी जमीन दिलवाएंगे। कहाँ से दिलवाएंगे वो जमीनें?
हमारी छीन कर ही देंगे ना। ऐसा भला कैसे होगा? आपकी जमीनें कौन छीन सकता है? वही तो चाल है। हमारा सुख उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता। खून पसीना एक करके हमने अपनी जमीनें जोती और खेती के लायक बनाई। अब ये वही जमीनें हमसे छीन लेना चाहते हैं। हम भी उनकी ताकत आजमा कर देखते हैं। नहीं नहीं माई बाप, ऐसा गुस्सा न कीजिए। जैसा वो मेरा बच्चा है वैसा ही आपका भी है। मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर उसकी ये सब हरकतें बंद होनी चाहिए, वरना फिर किसी की खैर नहीं। मंजूर है माई बाप, मैं कहता हूं उसे अन्नदाता। हिम्मत सिंह, बातें बहुत आगे बढ़ गई हैं। हमें बारीकी से उन पर नजर रखनी होगी। सिर्फ आपके हुक्म की देर है। इन सब को ठिकाने लगाने में कितनी देर लगती है? भाइयों, सारे जिले का हमने पैदल दौरा किया। 150-200 गांव में हम गए। वहां के खेत मजदूरों की मुश्किलें हमने समझने की कोशिश की, उनकी समस्याएं जानी। खेद इस बात का है कि एक ओर हम सारी दुनिया को आजादी, विश्व बंधुत्व और समता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने खेत मजदूरों को आजादी नहीं दिला सकते। लेकिन किया क्या जाए? भाइयों, नए आर्थिक कार्यक्रम के कारण अब यह चित्र बदल रहा है, लेकिन इस परिवर्तन को जल्दी साकार करने के लिए हमें अपने भीतर जागृति और आपस में एकता लानी होगी। उसके बिना यह परिवर्तन संभव नहीं होगा। खेत मजदूरों के कल्याण का काम शुरू हो चुका है। अपने जिले की 1500 एकड़ पड़त उपजाऊ जमीन सरकार हमें दे रही है। उसको कब्जे में लेकर उस पर सामुदायिक ढंग से मेहनत करने का काम हमें शुरू करना है। इस काम का शुभारंभ हम अपने गांव से करने वाले हैं। इसके लिए तहसीलदार साहब खुद मौके पर हाजिर रहकर हमें जमीन का कब्जा दिलाएंगे। बेटा सतीश, जितना तू समझता है उतना ये काम आसान नहीं है। तू लाख गरीबों का भला करने निकला है, लेकिन कुछ लोग तेरे इस काम को मटिया मेट करने पर तुले हैं। वो लोग तुझे एक गज भर जमीन तक नहीं मिलने देंगे। बच्चे, होशियार रहना मेरे लाल, इस काम में तेरी जान खतरे में है। अरे बेटा, हम लोग ठहरे गरीब आदमी, हम में हिम्मत ही कितनी है। संपत काका, किसका पढ़ाया पाठ सुना रहे हो? सखाराम पटेल का? उसका पढ़ाया पाठ सुनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ क्या मिलिंद बेटे? अरे मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। अरे गांव के आगे होशियारी नहीं चलती। हाथी की टक्कर से पहाड़ नहीं टूटता, हाथी ही लहूलुहान हो जाता है बेटा। तुम्हारे उस पहाड़ पर हम खेत मजदूरों की मूषक सेना चढ़ाई कर दे तो पहाड़ को रेत में बदलते देर नहीं लगेगी। समझे संपत काका? मिलिंद, बहस के लिए बहस न करो, उससे केवल मनोरंजन होता है, सवाल हल नहीं होते। पिताजी, ये आपसे किसने कहा कि हम गांव वालों के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं? अरे इसमें कहने की क्या बात है, मैं समझता नहीं क्या? अरे भैया, सरकार जो जमीन तुम्हें देने वाली है वो फिलहाल किसके कब्जे में है, पता है तुम्हें? सब पता है संपत काका। वो जमीन हमें 5 साल पहले ही मिल चुकी है। सरकारी गजट में उसकी सूचना भी छप चुकी है। लेकिन इसके पहले कि हम उसका कब्जा लें, वो जमीन गांव के गुंडों ने आपस में बांट ली। उसके लिए उन्होंने झूठे कागज पत्र तैयार किए। लेकिन काका, तब हम अकेले थे, कमजोर थे। अब सरकार हमारे पीछे है, सतीश जैसा नेता हमारे साथ है। हम अपनी जमीन पर कब्जा लेने वाले हैं। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। भाइयों, शांत रहिए भाइयों, शांत रहिए। पिताजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप गांव वालों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहा हूं कि वो हमारे अन्नदाता हैं। अरे उन्हीं का नमक खाकर हम बड़े हुए हैं। जानवरों की तरह आप लोगों से काम लेते हैं और आप उन्हें अन्नदाता समझते हैं। पिताजी, आपने अपनी उम्र सखाराम पटेल की सेवा में गुजार दी। उसने आपके लिए क्या किया? आपको कभी तन ढांकने को पूरा कपड़ा मिला? रहने को छाया के लिए कोई झोंपड़ी मिली? आपका इकलौता बेटा पराया होकर मामा के यहाँ पड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, उसे एक कौड़ी की मदद करने की इच्छा आपके इस अन्नदाता को कभी हुई? ऐसा मत कहो मेरे बच्चे,
अरे उनके हम पर बहुत एहसान है बेटा, बहुत एहसान। यही उपकार है कि तुम्हारी असहाय अवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी हवेलियां खड़ी कर ली और आपको पत्थर पे सोने और सूखा टुकड़ा खाने पर मजबूर किया। पिताजी, मेरे जन्म के वक्त की घटना याद है आपको? मुझे मामा जी ने सारा किस्सा बताया। मेरे जन्म के समय मां को बहुत तकलीफ हुई। आप तब खेत पर थे। तकलीफ पड़ने लगी तो मां ने आपको खेत पर से बुलाया। आप भाग कर आए, दाई को बुलाया। दाई कुछ न कर सकी। कहने लगी गर्भ में बच्चा टेढ़ा हो गया है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। उस जमाने में यहां अस्पताल था नहीं। अस्पताल था 25 मील की दूरी पर। वहां तक इसे कैसे ले जाया जाए? आप हवेली में गए। हवेली में घोड़ा गाड़ी थी उस वक्त, लेकिन बुआ माँ जी को अंबा माता के दर्शन के लिए जाना था, इसलिए आपको बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी दी गई। मौत के मुंह में पड़ी स्त्री की वेदना से अंबा माता के दर्शन को अधिक महत्वपूर्ण समझने वाले हवेली में रहने वाले कृतज्ञ लोगों के आप पर सचमुच बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। ना बेटा, उस बात की याद मत दिला मुझे। उस बात की याद आते ही मन तड़प उठता है रे। मरते वक्त तेरी माँ ने कहा था, धनी सुख से मर रही हूँ, मगर मेरे बाद मेरे बच्चे को अच्छी तरह से संभालना, उसे अपने मामा के यहाँ बंबई भेज देना, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए बेटा मैंने तुझे तेरे मामा के यहाँ रखा। 25 साल तक सीने पर पत्थर रखकर जीता रहा। अब जाकर तू मुझे मिला है, लेकिन मेरे बच्चे, तेरी जान यहाँ खतरे में है, खतरे में है। पिताजी, तू गांव से खिलाफत न कर। गांव बड़ा है, उसकी ताकत बड़ी है बेटा। तब से सुन रहा हूँ गांव बड़ा है, गांव बड़ा है। अरे संपत्तिया, कितना बड़ा है रे तेरा गांव। अब तक तेरा सब सुन लिया हमने, मगर तू जोश के साथ आगे बढ़ने वाले इन लड़कों को पीछे खींचना चाहता है। संपत्तिया, तेरी मेरी जिंदगी लाचारी में ही गुजरी। अब अगर ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर समाज का भला करने निकले हैं, तो तू उनका रास्ता क्यों रोकता है? क्यों तू उनके रास्ते में रोड़े अटकाता है रे? दादी, मैं कहाँ उनका रास्ता रोक रहा हूँ। मैं तो उन्हें आगे आने वाले धोखे की सूचना दे रहा हूँ, उन्हें होशियार कर रहा हूँ। संपत्तिया, भूखे पेट हाथ पैर तान कर मरने से लड़ते झगड़ते मरना क्या बुरा है? ठीक है मेरे प्यारों, लड़ो झगड़ो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, लेकिन इतना बताए देता हूं कि होशियार रहो। आगे धोखा है, आगे धोखा है, धोखा। मिलिंद, राहुल, आज दोपहर को 4 बजे तहसीलदार साहब यहाँ आकर जमीन का कब्जा दिलाने वाले हैं। इसके लिए अपने सब कार्यकर्ताओं को बुलवाओ और उन्हें आवश्यक सूचनाएं दो। मैं कुछ चुने हुए साथियों के साथ जाकर तहसीलदार साहब को लिवा लाता हूँ। तब तक तुम यहाँ का सब इंतजाम ठीक से करवा लो। सब ठीक हो जाएगा भैया। आप तहसीलदार साहब को लेने जा रहे हैं या उस कल मोहिनर से मिलने? बेबी सरकार, आप 3 महीने बाद ही क्यों ना हो, मगर हमारी याद तो आई आपको। इतने दिनों के बाद याद आई, मगर आज आपका सुर कुछ और ही ढंग का है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक है, और जब तबीयत खराब होती है तो मैं अपनी तबीयत किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से जंचवा लेती हूँ, आपकी तरह देहाती नर्सों से नहीं। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, वरना आप मुझ पर ऐसे बेबुनियाद आरोप न करती। बेबुनियाद? ये देखिए मेरी बात का सबूत। ये इश्तहार पड़ी है, फोटो के साथ छापा है। सारे जिले में आपका नाम बदनाम हो रहा है। सतीश, मैं तुम्हें एक होशियार, ईमानदार और लगन से काम करने वाला कार्यकर्ता समझती थी, मगर तुमने मेरे आदर और श्रद्धा को गहरी ठेस पहुंचाई। बेबी सरकार, आपका आरोप निराधार है। ये किसी की शरारत है, कोई षड्यंत्र है। हमारे नेता और हमारे आंदोलन के कार्यकर्ताओं को हतोत्साह करने के लिए किसी ने ये चाल चली और आपने उस पर एकदम विश्वास कर लिया। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था मिलिंद, लेकिन उस नर्स का फोटो के साथ इंटरव्यू छपा देखकर मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। पहले ये पढ़ो, तब बात करो।
ये सब झूठ है, सरासर झूठ है बेबी शायद सरकार। झूठ ही हो, लेकिन नातूपुर के पब्लिक हेल्थ सेंटर की नर्स या वकील साहब के घर रात को रहने आती थी, ये तो सच है ना? हाँ सच है, लेकिन वो यहाँ क्यों सोने आती थी ये जानने की कोशिश आपने कभी नहीं की। उसका पता वकील साहब को होगा, उस मामले में उन्हीं से पूछना ठीक होगा। उनसे पूछने की जरूरत नहीं बेबी सरकार। आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की को नजर कैद करके आपको हमारे आंदोलन से दूर रखने वाले आपके परम पूज्य पिताजी से पूछना ज्यादा उचित हो। मिलित, बेबी सरकार, 3 महीने बाद पिताजी के कैद से छूटकर आप जो बाहर आई हैं, वो उनकी सहायता करने, हमारी सहायता करने नहीं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं किसी के कैद में नहीं हूँ, आजाद हूँ मैं, ठीक पहले जैसे। मुझे पहले ये बताओ कि वो नर्स यहाँ क्यों आती थी, किस लिए आती थी? वो यहाँ इसलिए आती थी कि नातूपुर के गुंडे उसे वहां सुख चैन की सांस नहीं लेने देते थे। रात दे रात वो गुंडे उस नर्स के यहाँ जाते, उसे तंग करते। ऐसे समय में वो किसकी सहायता लेती? नौकरी तो करनी ही है, इसलिए उस बेचारी ने यहाँ आसरा लिया। आसरा तो खूब चुना उसने। उसने शायद सोचा होगा कि 4-6 गुंडों की तकलीफ सहने से एक पढ़े लिखे गुंडे की तकलीफ सहना ज्यादा आसान है। बेबी सरकार, आप अपनी सीमा लांघ रही हैं। आपके दिल में किसी ने संदेह का ऐसा भूत भर दिया है कि आप भाई बहन के प्यार को भी गालिब पोतने को तैयार हो गई। कौन बहन? किसकी बहन? सिस्टर निर्मला, वकील साहब सतीश की और हम सब की बहन है। अगर यही बात है तो आपकी बहन को मुंह छुपाकर भागने की क्या जरूरत थी? ये आपसे किसने कहा कि वो भाग गई? वो तो अपने बीमार पिता से मिलने गांव गई है। पिता से मिलने गई है या अपने इस माने हुए भाई द्वारा प्यार से दी हुई पेट की निशान नष्ट करने गई? बेबी सरकार, इसके बाद आपने एक भी शब्द कहा तो याद रखना, मुझ पर गलत सलत आरोप करने की जरूरत नहीं है। अपना शिकार हाथ से जाते देख नातूपुर के उन गुंडों ने चढ़कर मुझसे बदला लेना चाहा और आपको भी उसमें शरीक कर लिया। लेकिन इतना याद रखिए, वो मेरे खिलाफ कितनी भी अफवाहें उड़ाएं और मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश करें, मैं अपने पद से विचलित नहीं होऊंगा। मुझे उन गुंडों की करनी का आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य होता है आपके बारे में। 3 महीने पहले आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप आजीवन दलितों उद्धार और खेत मजदूरों के कल्याण के लिए काम करती रहेंगी। आप वो प्रतिज्ञा इतनी जल्दी भूल गई और दुश्मनों के खेमे में चली गई, उनके षड्यंत्र में शामिल हो गई। अगर आप इसे किसी का रचा हुआ षड्यंत्र समझते हैं तो फिर उस कलमुही को घर लाकर लोगों के सामने खड़ी क्यों नहीं करते? वही काम अब मुझे करना होगा बेबी सरकार। उसे चोटी पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाता हूँ। ठीक है, चल मिलिंद, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ताजी, मिलिंद, ऐसे कामों में वक्त जाया ना करो। कल का दिन हमारे लिए बड़े महत्व का है। कल हमें जमीन का कब्जा लेना है, वो काम भविष्य पर नहीं टाला जा सकता। वकील साहब, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आपके चरित्र पर लगा हुआ ये कलंक नष्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो चलो। मुझे भी अब जाना चाहिए। बेबी सरकार, कुछ देर और रुकिए। रुकने जैसा अब यहाँ रहा ही क्या है? बेबी सरकार, ये आप कह रही हैं? सारी दुनिया अगर एक होकर मेरे खिलाफ आवाज उठाती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आप भी इसमें शामिल हो गई। आप? अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। मैं जा रही हूँ। जाना चाहें तो जा सकती हैं आप, लेकिन मेरी एक विनती सुनते जाइए। बेबी सरकार, हम आपको अपने आंदोलन की प्रेरणा शक्ति मानते रहे हैं। उस शक्ति को अचानक खींच लेने से पहले उस पर थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए। कल होने वाले संग्राम में आपकी ताकत हमारे साथ होती तो हम दुगनी शक्ति से लड़ते, लेकिन शायद वो अब हमारे नसीब में नहीं है। ठीक है, जाइए आप जहां भी जाएंगी सुख का स्वर्ग निर्माण करेंगी। उस स्वर्गीय सुख का आनंद लेते समय हम भूमिहीन भूमिपुत्रों को भूलना चाहिएगा। हमें याद रखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस आंदोलन के हर एक सैनिक के मन में आपकी प्रेरणा मूर्ति प्रस्थापित होगी। आपके आदेश की, आपके सहयोग की वो अंतिम घड़ी तक राह देखते रहेंगे। भैया हिम्मत सिंह जी,
ऐसा कुफ्र टूटा है कि उन लोगों की आवाज बंद है। अरे आवाज तो बंद होगी ही। वो वकील नेतागिरी का ढोंग करता था और बड़ी अक्ल की बातें हाँकता था। अब क्यों गर्दन झुकाए खामोश बैठा है? हिम्मत सिंह जी वो इस तरह खामोश बैठने वाला आदमी नहीं है, बड़े धीरज से काम लेता है। उसने नए सिरे से काम शुरू किया है। कल वो यहाँ 1000-1200 खेत मजदूरों को इकट्ठा करने वाला है। 1000-1200? अरे एक कुत्ता भी नहीं आएगा। किस मुंह से जाएगा वो लोगों के सामने? ये बात सच है। वो जहाँ भी जाता है लोग उससे यही पूछते हैं, वो निर्मला कहाँ है, वो नर्सबाई कहाँ है। बड़े साहब चले थे हमारे हिम्मत सिंह जी का सामना करने। हमारे हिम्मत सिंह जी ने पहली सलामी में ही उसे ऐसा लोटपोट किया कि अब उठने का नाम नहीं लेगा। अरे बेबी सरकार आ रही है। हाँ ये तो बेबी सरकार ही है। चलो मास्टर जी यहाँ से खिसक ले। हाँ चलो। अच्छा सरकार हम चलते हैं। बेबी ठहरो, कहाँ गई थी तुम? बाहर गई थी। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर बाहर किसके यहाँ गई थी? आपको पता है कि मैं कहाँ गई थी। नाहक अनजान क्यों बन रहे हैं? अच्छा तो तुम अपने उस भगवान के यहाँ गई थी। तो यूं कहो ना, वो वकील बड़ा देवता पुरुष है। उसने बड़ा महान काम हाथ में लिया है। उस पर कीचड़ उछाल कर उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं करो। वारे देवता पुरुष, वारे उसका महान काम। इनका महान काम उस बेचारी निर्मला को भुगतना पड़ा। भगवान जाने कहां वो बेचारी मुंह छुपाकर बैठी होगी। ये सब मुझे सुनाने की क्या जरूरत है? ये तुम अपने आप से पूछो। तुमने मुझे नीच और नालायक कहा था, याद है? दूर रहो। अब तुम ही कहो, नीच और नालायक कौन है? मर्यादा किसने छोड़ी है? नीच हो तुम, नालायक हो तुम, निर्दयी राक्षस हो तुम। तुम कौन हो भाई? मेरा नाम निर्मला गायकवाड़ है। नातूपुर के आरोग्य केंद्र पर नर्स का काम करती हूँ। पिछले 4 दिन से मेरे फरार होने की अफवाह फैलाकर इस बदमाश ने मेरी सतीश भैया को बदनाम करने की कोशिश की। किसने फैलाई अब्बा? मैंने? हाँ, तूने ही वो अफवाह फैलाई। मैं अपने बीमार पिता को देखने जा रही थी। रास्ते के घने जंगल में इस नीच आदमी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जबरन एक झोंपड़ी में ले गया। वहां इसने मुझ पर इतने अत्याचार किए, मुझसे झूठे कागज पत्रों पर दस्तखत करवाए और मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे अनाज की कोठी में बंद कर दिया। नीच इंसान, तू कीड़े पड़ के सड़ के मरेगा। खबरदार, जो मेरा फिर से नाम लिया तो। अत्याचार किए किसने और नाम ले रही है किसका? कमीने राक्षस, अब अगर तू झूठ बोला तो मैं तेरा टेटवा दबाकर जान ले लूंगी। छोड़ती है या नहीं? छोड़ दो इसे। भैया, इसे आज लहू लुहान किए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेबी, ये क्या तमाशा लगा रखा है घर में? पिताजी, ये आप अपने प्यारे हिम्मत सिंह से ही पूछिए, क्योंकि वो ही इस तमाशे के सूत्रधार हैं। हिम्मत, ये क्या मामला है? आप ही देखिए पटेल साहब, इस औरत पर अत्याचार किए किसने और ये मुझे बदनाम करने पर तुली हुई है। ए लड़की, किसने किए हैं तुझ पर अत्याचार? इसी राक्षस ने किए। इस कमीने आदमी ने जंगल में मुझे अकेली देखकर मेरी इज्जत लूटी और 4 दिन तक मुझे अनाज की कोठी में बंद रखा। इतना ही नहीं, अपना पाप इस नर राक्षस ने मेरे सतीश भैया के मत्थे मढ़कर उस देवता स्वरूप आदमी को दुनिया से उठाने की कोशिश की। तू भले ही मेरा नाम लेती रहे, तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? सबूत? ये दोनों है सबूत के लिए, मिलिंद और राहुल। इन दोनों ने हिम्मत करके मेरी खोज न की होती तो मैं उस अंधेरे बंद कमरे में पानी पानी करती हुई दम तोड़ देती। जाते वक्त इसने अपनी टोपी और रुमाल मेरे मुंह में इसलिए ठूंस दी कि मैं चिल्ला भी न सकूं। सबूत के तौर पर वो चीजें मैंने पुलिस के हवाले कर दी हैं। निर्मला, अरे सत्यानाश हो गया। अरे बैरियों ने हमारे वकील साहब को
रास्ते में अकेला घेर कर उन पर कुल्हाड़ी से मारिए, उन्हें घायल कर दिया। ताकीब किसने किया ये हमला? अरे बेटा, ये पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन वकील साहब और उनके चारों साथी घायल हो गए। दुश्मनों ने बड़ा बैर साधा भैया, तो खून की नदी में। भैया, पटेल साहब, अब तो आपकी मनचाही हो गई ना? हमारा नेता घायल हो गया, ये सुनकर आपको बड़ी राहत मिली होगी। लेकिन पटेल साहब, हम आपको ये राहत ज्यादा दिन तक नहीं मिलने देंगे। हमारी भलमनसाहत का आपने नाजायज फायदा उठाया, हमारे साथ विश्वासघात किया। लेकिन इतना याद रखिए कि अब जो हम लोगों के बीच संघर्ष होगा उसमें। ठहरो मिलिंद, तुम अकेली कहां जा रही हो? मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। बेबी, कदम आगे बढ़ाया तो याद रखना। मिलिंद, इस घर में इंसान नहीं, स्वार्थ से अंधे बने खून के प्यासे भूत रहते हैं। मैं इनके साथ नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। बेबी! मिलिंद, मैं जानती हूँ कल जमीन का कब्जा लेने का कार्यक्रम तुम्हारे सतीश भैया के नेतृत्व में होने वाला है और उनके गैर मौजूदगी की वजह से तुम परेशान हो। लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हारे सतीश भैया का अभाव मैं तुम्हें खलने नहीं दूंगी। चलो, मुझे सतीश से क्षमा याचना भी करनी है। चलो मिलिंद, जल्दी चलो। बेबी, दिल्ली लांघने से पहले अपने भले बुरे की बात सोच लेना। एक बार ये लांग गई तो मेरे लिए तुम मर गए, फिर तुम यहाँ कभी नहीं लौट पाओगी। मेरी सारी जमीन, घर और मेरी स्टेट में से एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है पिताजी, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। इस क्षण से मैं भी पददलित हूँ, मैं भी भूमिहीनों में शामिल हूँ, पर इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। सरकार ने हम भूमिहीनों के अन्न, वस्त्र और आश्रय का प्रबंध कर दिया है। श्रम और सहयोग से हम इस योजना को सफल बनाएंगे। अब सफलता के बाद ही हम आपको अपना मुंह दिखाएंगे। चलो मेरे राहुल, चलो। धरती का बेटा। अभी आप श्री B.S. शिंदे के मराठी नाटक का हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री श्रीनिवास जोशी, निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित पटु, सहायक सुदर्शन कुमार तथा कृष्ण कुमार नरूला, तकनीकी सहायक भगत सिंह। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री रामावतार शर्मा, अनिल सहगल, राम मैनी, R.H. चिश्ती, अरुण माथुर, गणेश सेठ, राजगुप्त राजीव, C.S. नागर, जलालुद्दीन, कारी मोहम्मद इलियास, शर्मिला मलकानी, सरोज भार्गव और सुषमा आहूजा। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।